Hello everyone, this is Neetu Rani and today we are going to discuss revision summary of People Development and Environment from NTU UGC NET General Paper 1. इसके रिवीजन समरी से पहले हम जानेंगे इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस. कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या वेटेज रहता है एंड क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल कैसी होती है. गाइज यहाँ पर अगर आप देखें प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करके तो 5 to 7 क्वेश्चंस पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से पूछे गए हैं और आपका वेटेज बन जाता है 10 to 14 मार्क्स का. अगर आप इस टॉपिक की तैयारी करते हैं तो आप अपने एग्जाम में आउट ऑफ 100 14 मार्क्स बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं. और बात कर लेते हैं डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं 80% जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल के ही होते हैं और डिफिकल्ट में आप कह सकते हैं 20% पूछा जा सकता है, बट ज्यादा चांसेस आपकी इजी टू मॉडरेट का होता है. यहाँ पर हम रिविजन समरी देख रहे हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की. तो स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल स्टार्टिंग से सारे पॉइंट्स को मैं कवर करूंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा. सबसे पहले आ जाते हैं एनवायरनमेंट की इंट्रोडक्शन के बारे में. ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होता है, किन वर्ड्स से मिलकर बना है, ऑल दोज थिंग्स. ओके, एनवायरनमेंट इज व्हाट? एनवायरनमेंट इज नथिंग, जहां पर हम बस रहते हैं उसी को तो कहते हैं एनवायरनमेंट, है ना. ये कहां से आया? तो ये एक फ्रेंच वर्ड से बनकर आया है, दैट इज इन्विरोनिया. यू कैन सी एनवायरनमेंट में ये इतना पार्ट जो है वो एनवायरनमेंट के इन्विरोनिया वर्ड से ही निकल कर आया है. एंड इन्विरोनिया एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है टू सराउंड, जो आपके इर्द गिर्द हो, राइट. एंड इट रेफर्स टू बोथ अबायोटिक, जिसको हम फिजिकल भी कह सकते हैं, एंड नॉन लिविंग भी कह सकते हैं. अबायोटिक एंड बायोटिक ये दोनों काफी फेमस होते हैं. आप ऐसे देख के चल सकते हो, अबायोटिक एंड बायोटिक, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको हम अबायोटिक कह सकते हैं. बायो मतलब क्या? जिसमें ब्रीद हो, जिसमें सांस हो, जिसमें जीवन हो, राइट. जहां पर नहीं हो वो अबायोटिक हो जाता है. एग्जैक्टली सेम. तो इस तरीके के एनवायरनमेंट आपको अपने आसपास देखने को मिलेंगे, लाइक चेयर्स, बेड, ये सारी चीजें क्या है? अबायोटिक है. वही अगर आपके आसपास आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो क्या है? बायोटिक है, राइट. नाउ द वर्ड एनवायरनमेंट का मतलब हम सीधे सीधे कह सकते हैं सराउंडिंग्स इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव. जहां पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसके आसपास का जो सराउंडिंग होता है उसको हम एनवायरनमेंट कह सकते हैं. एनवायरनमेंट और वहां पे जो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म के बिना अधूरा है और ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के बिना, तो ये दोनों ही डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं नेचर के. मतलब एनवायरनमेंट भी आपके नेचर के एक पार्ट है, एग्जैक्टली सेम जैसे कि ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर हम हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो. ठीक है, ये सभी कुछ हमारे नेचर के एक पार्ट होता है. और ये कैसे पार्ट्स है? डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, चेंज होते रहते हैं और जो चेंज होता रहता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है. Environment regulates the life of the organisms including human being. अब environment का रोल क्या होता है? मैंने कहा environment और organisms are interrelated to each other, we can say. But कैसे interrelated है? Organism को regulate करने में environment help करता है. ओके, चाहे human being ही क्यों ना हो, हमें भी environment की बहुत जरूरत है, वो हमें regulate करता है. Human beings interact with the environment more vigorously than other living organisms or living beings. अब और बाकी living beings को हम अगर अलग रखें और human beings की बात करें तो environment की जो भी चीजें होती है, environment हमें regulate करने की कोशिश करता है, बट हम कैसे समझते हैं उन चीजों को, वो human being ज्यादा अच्छा समझता है ना. Ordinarily, environment refers to the materials and forces that surrounds the living organism. और हम ये भी कह सकते हैं कि environment में जो मटेरियल या जो आपके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, एक एयर आ रहा है, आप उससे थोड़ा सा हिल रहे हो, ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, तो वो सभी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास होते हैं, वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं. एनवायरनमेंट कंप्राइज्ड of the interacting systems of physical, biological, cultural elements which are interlinked both individually and collectively. वही सेम बात कही गई है कि एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे कि हमने बात की, कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंटरेक्ट करते हैं, सराउंड करते हैं. वो फिजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल एलिमेंट हो सकता है. वो सभी के सभी एक दूसरे से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं इन इंडिविजुअल वे, अलग से उनका अस्तित्व है, और कलेक्टिवली भी उनका एक अलग से अस्तित्व है. तो यहाँ पर एक आ जा रहा है कि हर चीज अकेला भी इंपॉर्टेंट है, मिलकर भी इंपॉर्टेंट है, और ये सभी कुछ नेचर का एक पार्ट है.
वी कैन से कि एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ कंडीशंस, ठीक है, कुछ कंडीशंस होती है उनका टोटलिंग अगर हम करें तो उसको हम एनवायरमेंट कह सकते हैं। वो कंडीशन क्या है? इन विच एन ऑर्गेनिज्म हैज टू सर्वाइव और मेंटेन इट्स लाइफ प्रोसेस, जहां पर ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ प्रोसेस को चलाता है, जहां पर वो रहता है, वो सारे के सारे कंडीशंस मिलकर भी एक एनवायरमेंट को जन्म देते हैं। एंड इट इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग फॉर्म्स। और डेफिनेटली जो भी चीजें सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है, मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, डेफिनेटली वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा किसी भी पर्टिकुलर लिविंग फॉर्म का। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंट। नाउ कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एनवायरमेंट के, क्या क्या पार्ट्स है? तो देखो अगर हम बात कर ले मेजरली तो एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फेयर होता है, लिथोस्फेयर होता है एंड बायोस्फेयर होता है, राइट। बट इन सभी चीजों को जानने से पहले अगर इन अ रफ वे वी कैन से तो एनवायरमेंट में आपको ये 4 तरह की चीजें मिलेंगी। अभी स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया अबायोटिक और बायोटिक, है ना, इसको भी, और माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरमेंट। अब माइक्रो एनवायरमेंट क्या होता है, मैक्रो एनवायरमेंट क्या होता है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, रेफर्स टू द इमीडिएट लोकेशन, लोकल सराउंडिंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक मान लो ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ए नाम का पर्सन है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बात कर ले तो ये एक ए नाम का पर्सन है। वो जिस भी घर में रहता है, ठीक है, या जिस भी कॉलोनी में रहता है, छोटी सी कॉलोनी है जहां पे उसका घर है, तो ये पूरा का पूरा एनवायरमेंट छोटा सा एनवायरमेंट होगा। दिस इज कॉल्ड माइक्रो एनवायरमेंट, राइट। लेकिन यही ए जो है वो स्कूल जाता है, ठीक है, वो स्कूल सभी के लिए है, सभी लोग वहां पे जाते हैं। स्कूल जा रहा है, घर से स्कूल काफी दूर है, स्कूल से फिर वो मान लो जा रहा है म्यूजिक सीखने के लिए, वो भी एक जगह है। फिर वो कभी अपने नाना नानी के यहाँ जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा एनवायरमेंट है, वो भी सराउंड कर रहा है बट इन एक्सटर्नल वे, राइट। तो मैक्रो एनवायरमेंट हो गया। यू कैन सी इमीडिएट लोकल सराउंडिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लाइक उसका घर, माइक्रो। एंड मैक्रो क्या हो गया, ऑल द फिजिकल एंड बायोटिक कंडीशंस जो कि ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नली सर्वाइव करनी पड़ती है, दिस इज कॉल्ड मैक्रो, राइट। नाउ अबायोटिक मैंने आपको बताया, बायोटिक मतलब जिसमें ब्रीद हो, सांस हो, है ना, जो कि ग्रोथ करता हो, है ना, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे बायोटिक हो गए। अबायोटिक जिसमें ना हो, लाइक मान लो कि टेम्परेचर हो गया, लाइट होगी, रेनफॉल, सॉइल, मिनरल्स, ऑल दोस थिंग्स। या फिर आप एटमोस्फेयर के अंदर जो चीजें आती हैं, लिथोस्फेयर के अंदर, हाइड्रोस्फेयर के अंदर, ऑल दोस थिंग्स, राइट। देन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्राई एयर बाय वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको दिया हुआ है और क्या कितना कितना उनका मतलब कंपोजिशंस है ना। तो एयर के अंदर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियन, हीलियम एंड मीथेन, ये सारी की सारी चीजें हो सकती है। कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कह सकते हैं गैस जो है वो आपके कहा जा सकता है कि एयर में नहीं प्रेजेंट हो, एब्सेंट हो। तो आपको जब पता होगा कि कौन सा प्रेजेंट है तभी तो एब्सेंट वाला फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो ये 7 गैसेस होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन है आपका 20%, आर्गन है 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%, नियन है 0.0018%, हीलियम है 0.0005%, मीथेन है आपका 0.0001%। तो आप क्वेश्चन अगर पूछा जाए सबसे कम कौन सा है, मीथेन है, सबसे ज्यादा कौन सा है तो नाइट्रोजन है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। देन सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, अभी मैंने बताया कि ये कंपोजिशन भी है, कंपोनेंट्स कह सकते हैं, बट एनवायरमेंट को हमने इस पार्ट में डिवाइड किया, यू कैन से, हाँ। तो एटमोस्फेयर है आपका, एक हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, मायोस्फेयर है। एटमोस्फेयर मतलब द स्फेयर ऑफ एयर, ए से एटमोस और ए से एयर, तो जहां पर एयर ही एयर हो दैट इज एटमोस्फेयर, बट बहुत बड़ा है, इसको भी हम आगे जानेंगे। देन हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोजन, हाइड्रो, जहां पर हाइड्रो आ जाए, वाटर की बात हो रही है, द स्फेयर ऑफ वाटर। लिथोस्फेयर, लिथो से लैंड याद रखना, द स्फेयर ऑफ सॉयल, रॉक, ऑल दोस थिंग्स, तो ये लैंड हो गया। बायोस्फेयर, बायो मतलब ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, द स्फेयर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो ये तो हो गया, शॉर्टली समझना, 1 by 1 सभी को देखेंगे। पहले तो एटमोस्फेयर क्या है, तो मैंने कहा द स्फेयर ऑफ एयर, है ना। सो ये एक तरीके का थिक गैशियस कवर वाला एरिया होता है,
अर्थ का, ठीक है। अर्थ में पूरी जगह एयर ने सराउंड किया होता है, एयर की मोटी और गैसियस परत वहां पे लगी होती है, वही कहलाता है एटमोस्फेयर, राइट। अब इट सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ, और एटमोस्फेयर का जितने भी लोग अर्थ में हैं उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एटमोस्फेयर ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, ओके। तो ये अर्थ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को हेल्प करता है लाइफ को सरवाइव करने में। हाउ? सो बाय रिमूविंग हार्मफुल कॉस्मिक एंड अल्ट्रावायलेट रेज। आपने देखा होगा सूर्य की किरण बहुत ही स्ट्रांग होती है ना। अभी अगर ठंड का टाइम हो तो अच्छा भी लगता है, गर्मी में काफी परेशानी भी होती है, बट हाँ हमें मतलब किसी तरीके का डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर हम धूप में भी निकल जाएं गर्मी में तो हमें तबीयत खराब नहीं होगी, हम मतलब बहुत ज्यादा तबीयत नहीं खराब होगी, है ना। वो अलग बात है, गर्मी टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वो अलग बात है। तो ये कैसे? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो है, जो कॉस्मिक अल्ट्रावायलेट रेज है, सुनकर ही लग रहा है कितनी खतरनाक है। तो ये क्या करती है, वो सारे के सारे रेज को हटा देती है। कौन? एटमोस्फेयर, ठीक है। सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, हीट बैलेंस भी कर लेती है, एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है रेस्पिरेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करती है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए। यू नो वेरी वेल, फोटोसिंथेसिस एक तरीके का प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ये तो एटमोस्फेयर का रोल हो गया। एटमोस्फेयर में टोटल 5 लेयर्स होती हैं। वो 5 लेयर्स क्या है? एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। दीज लेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। शॉर्टली मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि एक्सोस्फेयर जो है वो कितने किलोमीटर्स तक होती है। सो 700 टू 10,000 किलोमीटर तक। थर्मोस्फेयर आपका 80 टू 700 किलोमीटर्स। देन मीजोस्फेयर इज फ्रॉम 50 टू 80 किलोमीटर्स। स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम 12 टू 50 किलोमीटर्स एंड ट्रोपोस्फेयर 0 टू 12 किलोमीटर्स। अब ये सारी चीजें कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले ट्रोपोस्फेयर से ही स्टार्ट करते हैं। सो ट्रोपोस्फेयर जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सबसे लोवेस्ट लेयर है ना। तो अर्थ, एटमोस्फेयर, ये सारे के सारे लेयर एटमोस्फेयर के ही सिर्फ पार्ट है, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट है ये ट्रोपो, लोएस्ट। नाउ ये अर्थ सरफेस, जैसे मैंने वहां पे 12 भी लिखा हुआ था, एवरेज के हिसाब से बात करें तो 12 किलोमीटर से ये एक्सटेंड करती है, 0 टू 12। Although this altitude actually varies from about 9 kilometer at the poles to 17 kilometers at the equator। अगर हम इक्वेटर की टर्म्स में बात करें तो ये 9 to 17 हो जाता, अदरवाइज इट इज 0 to 12 as I have written previously with some variation due to weather। अब ऐसा होता क्यों है इक्वेटर पे जाके? क्योंकि वहां पे वेदर चेंज हो जाता है। सो वेदर चेंज हुआ तो डेफिनेटली इसका एटीट्यूड भी चेंज होगा, है ना। देन ट्रोपोस्फेयर एक तरीके से बाउंडेड होती है एक लेयर से, एक वॉल कह सकते हैं, और वो जो वॉल है वो ट्रोपोपाउस है। पाउस मतलब रोकना, ठीक है। ये एक तरीके का बाउंड्री है, एक तरीके से टेम्परेचर इन्वर्जन के द्वारा इस बाउंड्री को बनाया जाता है, एंड इन अदर्स बाय अ जोन विच इज आइसोथर्मल विद हाइट। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो आपका ट्रोपोस्फेयर वो ओवर हो जाता है, ट्रोपो को पाउस करने वाला जो लेयर आ गया, बाउंड्री आ गई, दैट मीन्स वहां पर ट्रोपोस्फेयर ओवर हो रहा है ना। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर इन्वर्जन का यूज किया है। ये क्या होता है? तो ये एक लेयर ऑफ रिलेटिवली वार्म एयर की होती है अबव अ कोल्डर वन, क्योंकि काफी ठंड होती है तो कोल्डर वन के अंदर से जो वार्म एयर की लेयर होती है रिलेटिव, उसको हम क्योंकि वहां पर टेम्परेचर इन्वर्स हो रहा है, रेड कह सकते हैं ठंड से गर्म हो रही है, तो ये आपका टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे खत्म हुआ जहां पर ट्रोपोपॉज आया। नाउ तैयारी हो जाती है क्या? स्ट्रेटोस्फेयर की। एज यू कैन सी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन है? स्ट्रेटोस्फेयर है ना। सो ये आपका सेकंड लोएस्ट लेयर हो गया अर्थ एटमोस्फेयर का। इट लाइज अबव ट्रोपोस्फेयर। अभी मैंने जैसे दिखाया आपको कि ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर है ये, एंड इसको भी ट्रोपोपाउस जहां पर आया, लाइकवाइज यू कैन सी यहाँ पर जैसे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो यहाँ पर ट्रोपोपॉज हो गया, ठीक है। और यहाँ से ये इंडिकेट करने लगा कि ये यहाँ पे खत्म और ये स्ट्रेटोस्फेयर शुरू। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक तरीके से जहां पर ट्रोपोपॉज आता है उसके ऊपर से ये वहां से सेपरेशन हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर का। अब स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो भी क्या है, 12 किलोमीटर से अपना आगे बढ़ती है और 50 टू 55 किलोमीटर तक जाती है। और ये कहाँ पे ओवर होती है? स्ट्रेटोपाउस पे।
जैसे ट्रोपोपाउस पे ट्रोपोस्फेयर ओवर हो रहा था, वैसे ही स्ट्रेटोपाउस पे स्ट्रेटोस्फेयर ओवर हो जाएगा और नेक्स्ट लेयर स्टार्ट हो जाएगी लाइक मीजोस्फेयर। अब मैं आपको ये जो पाउस है वो क्यों बता रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन मीजोस्फेयर ऑटोमेटिकली थर्ड हाईएस्ट लेयर हो जाती है। आप थर्ड हाईएस्ट भी कह सकते हैं, थर्ड लोवेस्ट भी कह सकते हैं, दोनों ही तरीके से हो जाएगी। ऑक्यूपाइंग द रीजन अबव द स्ट्रेटोस्फेयर डेफिनेटली एंड बिलो द थर्मोस्फेयर। अब यहां पर आगे आप देख सकते हैं, यू कैन सी यहां पर मीसोस्फेयर आ रहा है ना। नाउ आप इसका ये भी देख सकते हैं 50 to 80 किलोमीटर तक जा रहा है ये। तो वही सेम बात यहां पर कही गई है, अबव सी लेवल, ठीक है, इस तरीके से। नाउ थर्मोस्फेयर आ जाता है मीजोस्फेयर के बाद, ये सेकेंड हाईएस्ट लेयर हो जाता है अर्थ एटमोस्फेयर का। और ये मीजोपाउस, जहां पर मीजोस्फेयर खत्म हो उसको मीजोपाउस कहेंगे, उसके ऊपर से थर्मोस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा। अगेन इसकी रेंज की बात कर ले तो आप यहाँ पे रेंज देख सकते हैं 80 to 700 किलोमीटर तक है इसकी, एंड समटाइम्स ये 1000 तक भी चली जाती है। द हाइट ऑफ द थर्मोपाउस, जहां पर थर्मोस्फेयर खत्म वहां पर थर्मोपाउस वेरीज कंसिडरेबली ड्यू टू चेंज इन द सोलर एक्टिविटीज। अब थर्मोपाउस कहां पर आएगा, ये चेंज हो सकता है थर्मोपाउस और लंबा जाए, क्योंकि मैंने कहा ये एक्सटेंडेबल भी है। 700 तक था वहां पर, अभी यहाँ पे 1000 भी बताया जा रहा है, तो डेफिनेटली कुछ इफेक्ट आता होगा। तो ये सोलर एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो थर्मोपाउस है वो कह सकते हैं लाइज एट द लोअर बाउंड्री ऑफ द एक्सोस्फेयर, ठीक है, जिसको एक्सोबेस कहते हैं। तो एक्सोबेस के आसपास ही होती है, इसीलिए यहाँ पर सोलर एक्टिविटीज होती रहती है और यहाँ पर इसका एक्सटेंशन और भी बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ आइनोस्फेयर क्या होता है? आइनोस्फेयर बेसिकली ये अलग से नहीं है, ये थर्मोस्फेयर के अंदर का ही पार्ट है। द लोअर पार्ट कह सकते हैं थर्मोस्फेयर का जो सबसे लोअर पार्ट होता है, जिसको हम कह सकते हैं 80 to 550 किलोमीटर तक ये होता है अर्थ सरफेस के, तो उसको हम आइनोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। नाउ एक्सोबेस की बात आई और एक्सोस्फेयर नहीं आया, तो एक्सोस्फेयर की बात कर ले तो ये आउटर मोस्ट लेयर होता है अर्थ सरफेस का, अपर लिमिट ऑफ द एटमोस्फेयर वी कैन से, क्योंकि सबसे टॉप मोस्ट लेयर है ये, है ना। तो ये एक्सोबेस से स्टार्ट होता है, एंड विच इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द थर्मोस्फेयर। अभी मैंने बताया था थर्मोस्फेयर के टॉप पे एक्सोबेस होगा, ठीक है। एल्टीट्यूड इसकी क्या रह सकती है 700 किलोमीटर और अबव सी लेवल, एंड ये कहां तक जाता है 10,000 किलोमीटर तक। इट मर्जेस इनटू द सोलर विंड। नाउ अर्थ एटमोस्फेयर लोअर 4 layers of the atmosphere in 3 dimensions are seen diagonally from the above of the exobase. Exobase ऐसा प्लेन है जहां से आप बाकी 4 layers को आराम से देख सकते हो 3 dimensions के जरिए, ठीक है। Layers drawn to scale, objects within the layer are not to scale. सिंपल सी बात है, मतलब आप चाहे तो उसको स्केल भी कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। एक इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका ऑरोरा, ठीक है। ऑरोरा ऑफ द थर्मोस्फेयर can actually form at any altitude in this atmospheric layer. तो यहाँ पर एक्सोस्फेयर में ऑरोरा भी बनते हैं, किसी भी फॉर्म में बन सकते हैं, किसी भी लेयर पे जाकर बन सकते हैं अपने एल्टीट्यूड के हिसाब से। नाउ हाइड्रोस्फेयर की बात कर लेते हैं, वहां पर आपका ये कंप्लीट हो जाता है आपका एटमोस्फेयर, ठीक है। 5 लेयर हमने डिस्कस कर ली हैं। अब यहाँ पर बारी आती है हाइड्रोस्फेयर की। तो जैसे मैंने बताया आपको द स्फेयर ऑफ वाटर, तो आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है वो उसमें 70% वाटर है ना। तो वही पॉइंट यहाँ पे कहा गया है और वही आपका हाइड्रोस्फेयर कहलाता है। वाटर कहाँ से आता है, उसके रिसोर्सेज क्या है, तो ओशियन, सी, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, ग्लेशियर्स, पोलर आइस केप्स एंड ग्राउंड वाटर, ये सारे के सारे रिसोर्सेज है जिसके जरिए आपको हाइड्रोस्फेयर कॉन्स्टिट्यूट होता हुआ मिलता है। अब ये 70% में से अगर हम 97% वाटर की बात करें तो वो हो जाता है भाई सॉल्टेज, जिसको हम पी नहीं सकते। और ये कहाँ मिलेगा आपको, ओशियंस एंड सी में। अब बचे क्या 3%, उसमें से 2% जो है वो आइस केप्स में होता है। अब क्या बच गया 1%। नाउ दिस 1% यूज्ड एज फ्रेश वाटर, जिसको हम यूज करते हैं। अब देख सकते हैं कि पीने की पानी की कितनी कमी है ना। वाटर नियर द पोल्स इज वेरी कोल्ड, जो पोल्स के पास होते हैं वो बहुत ही कोल्ड होते हैं, एंड फ्रीजेस टू फॉर्म पोलर आइस केप्स, और यही इतने ठंडे हो जाते हैं कि ये बर्फ बन जाते हैं और पोलर आइस केप्स, ग्लेशियर्स, आइसबर्ग्स बना देते हैं। वही बात कर लेते हैं इक्वेटर पे।
वाटर इवेपोरेट्स इनटू गैस ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब देख सकते हैं पोल्स पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत डाउन है कि वहां पर जो पानी है वो बर्फ बन जा रही है। एग्जैक्टली अगर बात कर लेते हैं इक्वेटर पे, तो वहां पर इतनी गर्मी है कि इवेपोरेशन होता है, पानी अपने आप उड़कर इवेपोरेट हो जाता है हाई टेम्परेचर के कारण। सो ये दोनों चीजें याद रखिएगा, ये आपकी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। देन आगे आ जाते हैं, द फ्रोजन वाटर इन इट्स ओन स्फेयर। जो फ्रोजन वाटर होते हैं अपने स्फेयर पे, उसको हम कहते हैं क्रायोस्फेयर। ये याद रखिएगा, क्रायोस्फेयर क्या होता है, फ्रोजन वाटर इन इट्स ओन स्फेयर। Water is very essential for life, you know very well, and it is believed that the first signs of life were found in water. ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस धरती पे जीवन है, तो उसका पहला सबूत पानी ही है। उसी से हमें विश्वास हुआ कि धरती पर जीवन है, तो बहुत प्रेशियस भी हमारे लिए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हाइड्रोस्फेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये देख लीजिएगा। देन आ जाते हैं लिथोस्फेयर, द स्फेयर ऑफ लैंड। तो सॉलिड कंपोनेंट होता है ये अर्थ का। इसके अंदर 3 लेयर्स आपको मिल जाएंगी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सीक्वेंस यही रहेगा, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, यही तरीका है। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें तो लिथोस्फेयर का मतलब क्या था, द हार्ड सरफेस क्रस्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज लैंड। लिथोस मतलब ही लैंड हो जाता है, नॉट द एंटायर इनसाइड इन द प्लैनेट। प्लैनेट के अंदर जितनी चीजें हैं वो सभी कुछ हमारे लिथोस्फेयर में नहीं आता। जो हार्ड सरफेस है क्रस्ट ऑफ अर्थ का, दिस इज कॉल्ड एज लिथोस्फेयर। जो अपर पार्ट होता है सॉलिड अर्थ का, उसके अंदर वेदर्ड रॉक्स होते हैं, मिनरल्स होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें मिलकर बनाती है सॉइल। जो अपर पार्ट हो गया वो सॉइल हो गई है ना, गीली मिट्टी होती है, उसके अंदर आपको वेदर्ड रॉक, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, वो सारी चीजें मिलेंगी। लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। अगर हम हर टर्म्स में देखें, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, रिक्रिएशन ऑफ समथिंग हो, है ना। द इंटीरियर ऑफ द लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मेंटल फॉलोड बाय कोर। सो यहाँ पर इंटीरियर अगर बात करें, क्रस्ट के बाद आ जाता है मेंटल एंड देन कोर, तो वो सारी चीजें। ठीक है, देन यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियसली, आप देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर ये अर्थ सिस्टम के ऊपर है जो अभी हमने पढ़ा। इसमें यहाँ पर लिस्ट 1 में आपको जोन दे रखे हैं, एटमोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। एंड लिस्ट 2 में आपको केमिकल कैरेक्टर्स दे सके हैं कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। इनर्ट गैसेस, सॉल्ट, फ्रेश वाटर, स्नो एंड आइस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, स्केलेटन मैटर और लाइट सिलिकेट्स। अब आपको देखना है कौन किससे मैच करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर की बात कर लेते हैं, है ना, अगर हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर की बात कर लें तो कौन किससे मैच होगा, ये आपको चेक करना है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, थिक गैस होती है वहां पर, है ना। थिक गैस की बात करें तो यही है यहाँ पर गैस वाली बात, और तो कहीं है नहीं। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते कि ए के साथ 1 ही जाए, तो ए के साथ 1 तो सिर्फ बी में जा रहा है और कहीं पे भी नहीं जा रहा है ना। तो ये भी गया और ये भी गया, राइट। सो अब यहां से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो, आप देख सकते हैं कितने आसानी से आंसर मिल गया ना। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, सीधे सीधे बात कर ले तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, स्केलेटन मैटर, सारी की सारी चीजें जो यहाँ पर जान हो, है ना, लिविंग हो। सो बिल्कुल ये थर्ड वाला हो जाता है इसके साथ। देन हाइड्रोस्फेयर, वाटर की बात हो रही है, सॉल्ट, फ्रेश वाटर, स्नो, आइस, ये सारी चीजें बायोस्फेयर में आ जाएंगी। एंड बचा लिथोस्फेयर, तो यहाँ पर लाइट सिलिकेट्स मिल जाएंगे। सिलिकेट्स भी आपको सैंड में मिलते हैं, तो वो लिथोस्फेयर का ही पार्ट होगा। तो ऑटोमेटिकली आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राइट। देन बायोस्फेयर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बीच में ही मैंने आपको इंटरप्ट किया, आगे बढ़ जाते हैं। बायोस्फेयर यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर जितने भी बायोटिक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पार्ट है अर्थ में, वो बायोस्फेयर में ही मिलेगा, जहां पर ये सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ना कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बल्कि लिविंग एंड नॉन लिविंग भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो होल बायोटिक, अबायोटिक, ऑल दोज थिंग्स कम्स अंडर बायोस्फेयर, जहां पर हम जीते हैं, है ना। ये अर्थ हमारे एक बायोस्फेयर है जहां पर जीव जंतु आपको मिलेंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, वो सभी कुछ बायोस्फीयर में आपको मिलेंगे।
अब बात कर लेते हैं बायोस्फीयर रीचेस वेल इनटू अदर 3 स्फीयर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोस्फीयर अपने तक ही रहता है, लिथोस्फीयर पे भी पहुंचता है, आपका हाइड्रोस्फीयर पे भी पहुंचता है, एटमोस्फीयर पे, सबसे इसका इंटरेक्शन होता है, क्योंकि देयर आर नो परमानेंट इनहेबिटेंट्स इन द एटमोस्फेयर। अब एटमोस्फेयर पे तो कोई भी चीज परमानेंटली नहीं रह सकती है ना, तो सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। रिलेटिव टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, अगर हम वॉल्यूम अर्थ की देखें, उससे रिलेट करें, तो बायोस्फीयर कंस्टिट्यूट्स ओनली अ वेरी थिन सरफेस लेयर, ठीक है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम 11,000 मीटर बिलो सी लेवल टू 15,000 मीटर्स अबव इट, ठीक है, तो बहुत ही कम लेयर है यहाँ पर देखा जाए। एंड जनरली बात करें तो बायोस्फीयर जो है इंक्लूड करता है हाइड्रोस्फीयर का बहुत सारा पार्ट ले लेता है, लोअर एटमोस्फेयर ले लेता है, अपर लिथोस्फेयर ले लेता है, वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूट कर बायोस्फीयर बनता है। राइट, अग्री और नॉट, सोच कर देखिए, है ना। देन बायोस्फीयर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एलिमेंट्स लाइक मान लो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी को भी कैरी करता है। और भी इसेंशियल एलिमेंट्स है जैसे फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, ये भी स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हमारे बायोस्फीयर में। A bulk of the functioning in the ecosystem is based on the input of solar energy. अब ecosystem मतलब जहां पर लाइक मान लो लैंड है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो जीव जंतु लैंड पे रहते हैं उनकी बात हो रही है ना, तो वो सभी के सब सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, है ना। एंड देयर इज कंटिन्यूअली रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स, हर चीजें रीयूज हम हो रहे हैं एटमोस्फेयर में, बायोस्फीयर लेवल में, तो ऑल दोज थिंग्स यहाँ पर देखने को मिलती है बायोस्फीयर के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी से रिलीज होती है। वही जो खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स, उसमें से जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो हमारे एटमोस्फेयर में आता है और हम उसे इनहेल करते हैं। तो आप देख सकते हैं रीयूज भी यहाँ पर हो रहा है, रिसाइकलिंग भी हो रही है। बायोस्फीयर की बात करें तो देयर एग्जिस्ट इंटरेक्शंस अमंग द ऑर्गेनिज्म। डेफिनेटली बायोस्फीयर में एक ऑर्गेनिज्म, अभी इंटरेक्शन है कि तो हमने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म प्लांट यूज कर रहा है ह्यूमन बीइंग के सब्सटेंसेस को, एंड ह्यूमन बीइंग प्लांट्स के सब्सटेंसेस को यूज कर रहा है। सो दिस इज व्हाट इंटरेक्शन, राइट। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट्स विद मेंबर ऑफ इट्स ओन काइंड, जब ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे मेंबर के साथ इंटरेक्ट करे, तो इसको कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। मतलब प्लांट प्लांट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अपने जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। like colonization and then aggregation, all those process comes into it। साथ ही वो इंटरेक्शन जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हो रहा है, जैसे प्लांट और ह्यूमन बीइंग के बीच में हो रहा है, सो वो हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, जैसे न्यूट्रलिज्म, कंपटीशन, प्रे प्रीडेटर, जहां पर प्लांट के ऊपर एक छोटा एनिमल डिपेंड करता है, एक छोटे एनिमल पे एक बड़ा एलिमेंट डिपेंड कर रहा है। दिस इज व्हाट अगेन इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। द इंटरेक्शंस में बी हार्मफुल और बेनिफिशियल। अब ये इंटरेक्शन फायदेमंद भी हो सकती है, बट अगर हम प्रे और प्रीडेटर की बात करें तो ये बहुत ही हार्मफुल भी हो जाती है ना, जो भी पार्टिसिपेट करें, बट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। बट ये एक साइकिल को कैरी करता है, तो हमारी सर्वाइवल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हमारी स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए, एक्सटिंग्विश ना हो, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत है। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोस्फीयर। देन क्वेश्चन एक देख लेते हैं, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस क्या होता है। बायोस्फीयर की बात तो कर ली, बायोगैस किन किन चीजों से मिलकर बनता है। सो करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस में होनी चाहिए। वही बात कर लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए नहीं, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका करेक्ट आंसर ये हो जाता है। नाउ बायोगैस, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इस पे थोड़ा सा जान भी लेते हैं। तो ये एक तरीके का इकोनॉमिकल, फ्रेंडली एंड क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जिसको हम रिन्यू करके यूज कर रहे हैं, हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, तो इसीलिए इकोनॉमिकल फ्रेंडली भी हो गया। अब ये जो गैस है, बायोगैस को, ये जो गैस है, कैन बी यूटिलाइज टू मीट सेवरल एनर्जी सर्विसेज, जैसे कि लाइटिंग करना है, स्पेस हीटिंग, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल फॉर कुकिंग, ऑल दोज थिंग्स आप यूज कर सकते हो बाय यूजिंग बायोगैस, वो भी बहुत ही किफायती में। अब ये एनारोबिक कंडीशन के अंदर बायोगैस को प्रोड्यूस किया जाता है। ये प्रोसेस जो होता है इज डेनोमिनेटेड एज एनारोबिक डाइजेशन। एनारोबिक डाइजेशन के अंदर ये आता है।
देन इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो मेजरली मीथेन तो होता ही होता है। यू कैन सी 55 to 70% का इसका कंपोजिशन है मीथेन का। देन CO2 होता है 30 to 45%। देन सम ट्रेसेस ऑफ गैसेस होते हैं जैसे कि H2S, अमोनिया, इसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। देन सम डाइजेस्टेड फीड स्टॉक, जिसको कि हम कह सकते हैं फीडिंग मटेरियल, काउ, बफेलो, पिग मैन्योर, ये सारी चीजों का यूज करके, इन सभी फीड स्टॉक का यूज करके हम बायोगैस बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को कैसे बचाएं, कंजर्व कैसे करें। तो व्हेन गोइंग शॉपिंग, कैसे हम एनवायरमेंट को बचाएंगे, तो जब आप शॉपिंग पे जा रहे हैं तो एक हैबिट बना लीजिए कि पॉलिथीन का यूज ना करके इको फ्रेंडली बैग्स का यूज कीजिए। जैसे कि आप कॉटन बैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक का यूज नहीं कर सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके ट्री प्लांटिंग ट्रिप्स में ज्वाइन करें, क्योंकि एक पेड़ आप बोएंगे, आप बहुत सारे लोगों की बीमारी को खत्म कर रहे खुद। तो जितना ज्यादा हो सके ट्री प्लांटिंग ट्रिप्स को जरूर ज्वाइन करें। ट्राई करें कार पुलिंग करने का, ठीक है, इससे क्या वो कार कम चलेंगी, है ना, और पॉल्यूशन कम होगा। बिजनेस प्रेजेंटेशन, इवेंट्स, ये सारी की सारी चीजों को मतलब थोड़ा सा किफायती करें, जहां पर ये सारी चीजें अटेंड करने जा रहे, कार पुलिंग करें। ठीक है, थिंक ऑफ वेज यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रिप्स यू मे यूजिंग योर कार। सिंपल सी बात है, जितना कम कार यूज करोगे उतना बेटर होगा। रिड्यूस एमिशंस फ्रॉम कार्स बाय वॉकिंग एंड साइकिलिंग। अब कार के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए आप वॉकिंग एंड साइकिलिंग का भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी आपके एनवायरमेंट को हेल्दी रखेगा। These are not just great alternatives to driving, they are also great exercise। और बिल्कुल वॉकिंग और साइकिलिंग जो है आपके एक तरीके से एनवायरमेंट को पॉल्यूशन से तो बचाएंगे, आपकी बॉडी को हेल्दी भी रखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज भी माना जाता है। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हेन यू कैन फॉर एवरीडे ट्रेवल। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए अगर आप डेली जिस जॉब जा रहे हैं तो वहां पर। Send your drinking bottles, paper, used oil, old batteries, used tires to a depot for recycling or safe disposal। अगर ये सारी चीजें आपके पास बेकार रखी है तो आप या तो रिसाइकलिंग वाले डिपोट को दे दीजिए या फिर सेफ डिस्पोजल कीजिए। ये सारी की सारी चीजें आगे चलकर एक सीरियस पॉल्यूशन फैला सकता है। डू नॉट पोर केमिकल्स एंड वेस्ट ऑयल ऑन टू द ग्राउंड। मतलब ऐसे ही कहीं पर भी जमीन पे आप कुछ भी केमिकल को पोर करके ना डाल दे, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है कि बाकी जो एनिमल्स होते हैं वो उसको इनहेल करके उनको वो डिजीज हो सकती है, कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। वेर एवर पॉसिबल सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइकलेबल वेस्ट from non-biodegradable and work to reduce the amount of non-biodegradable and recyclable वेस्ट। देखो दो तरीके के वेस्ट होते हैं, एक को तो आप रिसाइकल कर सकते हो और एक तो बिल्कुल ही वेस्ट होता है जिसको आप बायोगैस के लिए यूज कर सकते हो। तो दोनों को अलग अलग करके रखोगे तभी तो आप उसको दोनों अलग अलग पर्पस में डालोगे, तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना कम आप मीट खाएंगे, जितना ज्यादा आप वेजिटेरियन हो जाएंगे वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कई सारी डिजीजेस यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको देखने को मिलती हैं। देन एनवायरमेंट अफेक्टेड बाय पीपल, कैसे पीपल एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स कैसे एनवायरमेंट को परेशान कर देते हैं। डेफिनेटली पॉल्यूटिंग, हमारे द्वारा पॉल्यूशन होता है। अभी हमने ये कुछ स्टेप्स पढ़े वो हम ही खराब कर रहे थे, अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ये सारी चीजें आगे चल के परेशान ना करेंगी। फिर नॉनवेज डाइट, टेक्नोलॉजी, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेस यूजेज ऑफ कमोडिटीज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जैसे पानी बर्बाद करना, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ऑल दोस थिंग्स। कैसे है तो इसको वन बाय वन देख लेते हैं। तो ह्यूमन पॉल्यूट अ लॉट एंड कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन, वाटर, साउंड, रेडिएशन, लाइट एंड इवन सॉइल पॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं जितने भी पॉल्यूशन के टाइप्स मैंने अभी यहाँ पे पढ़े बहुत ही फासले, ये सारे के सारे पॉल्यूशन हमारे कारण ही हो रहे हैं, हमारे ही कहीं ना कहीं नासमझी के कारण हो रहा है ये सब कुछ। तो ये सब हो रहा है हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, जैसे अ लॉट ऑफ ट्रेवलिंग, बहुत ज्यादा पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट डम्प्ड इनटू रिवर्स, रिवर्स में हम कचरा फेंक दे रहे हैं, पॉलिथीन वेस्ट फेंक दे रहे हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स का यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, सेलफोन्स, वाईफाई, ये सारी चीजें पॉल्यूशन क्रिएट करता है इन अनदर वे, या अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन जो कि हम किसी किसी का तो नाम भी नहीं जानते होंगे शायद।
और ये पॉल्यूशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं बल्कि एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हमारे आसपास है उनके लिए भी हार्मफुल है। और ये पॉल्यूशन हमारी हेल्थ को खराब करता है, हमारी जो लाइफ स्पैन है उसको भी कम कर देता है। तो इस तरीके से एनवायरमेंट अफेक्ट हुआ तो हम अफेक्ट हुए। सो दैट्स व्हाई वी आर इंटरैक्टिंग टू ईच अदर, राइट। नाउ एनवायरमेंटल अफेक्टेड बाय पीपल में पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो दो तरीके के पॉल्यूटेंट्स को हम देख सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं जो कि डोमेस्टिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यूरिन, फॉसेट मैटर, सीवेज, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, पेपर, वुड, क्लॉथ, ये सारे के सारे जो है बायोडिग्रेडेबल है जिसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। देन नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डेज जो कि ब्रेक डाउन नहीं हो पाते सिंपलर एंड हार्मलेस प्रोडक्ट में, और ये बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे इंसेक्टिसाइड्स की बात कर ले, पेस्टिसाइड्स, मर्करी, लेड, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रेडियोएक्टिव वेस्ट, ये सारी की सारी चीजें हम रिसाइकिल भी नहीं कर सकते एंड बहुत ज्यादा ही हमारी हेल्थ के लिए पॉइजनस होते हैं। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मलेरिया, मलेरिया किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगल। डेफिनेटली पैरासिटिक होता है क्योंकि एक मच्छर के काटने से मलेरिया होती है, और वो मच्छर क्या है, एक पैरासाइट है, एक वेक्टर है जिसके जरिए हमें वो डिजीज हो गई। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नॉइज पोल्यूशन पे एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं पहले आपको नॉइज पोल्यूशन बता दूं, बहुत पूछा जा रहा है इस पे भी। तो नॉइज पोल्यूशन में सबसे पहले तो साउंड के कारण ही तो नॉइज पोल्यूशन होता है। तो साउंड इज मेजर्ड, साउंड ज्यादा है कम है वो हम डेसिबल्स के फॉर्म में काउंट करते हैं, डीबी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब डेसिबल लेवल्स बेगिन एट जीरो लेवल से स्टार्ट होता है विच इज नियर टोटल साइलेंस। जब सब लोग शांत हो दैट मीन्स डेसिबल जो है वो 0 लेवल पे है, वैल्यू 0 हो गई। एंड द सॉफ्टेस्ट साउंड द एवरेज यंग पर्सन कैन हियर, या फिर बहुत ही हल्का से किसी ने बोला सॉफ्टली जो कि आपके कान को चुभे ना, वो भी आपके 0 पे ही जाता है। कंपैरिजन करें, विस्पर इज 30 decibels and normal conversational speech is about 60 decibels। तो आप देख सकते हैं 30 to 60 के बीच में एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो सकती है। एंड इंक्रीज ऑफ 10 decibel means the sound is 10 times more powerful। जैसे जैसे 10 decibels बढ़ता जा रहा है साउंड 10 पर जो 10 टाइम्स है वो ज्यादा पावरफुल होती जा रही है, राइट। सो द साउंड ऑफ एन एम्बुलेंस सायरन, जो एम्बुलेंस का जो सायरन होता है उसकी साउंड होती है 120 decibel, is about 1 trillion times more than intense than the weakest sound the average person can hear। मतलब जो एक पर्सन हियर कर सकता है, जो उसको परेशान नहीं करेगी, एक पॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, उसका 1 ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा होता है एम्बुलेंस की आवाज, 120 decibels। Sounds that reach 120 decibels are painful to hear to close distances and are dangerous to our hearing। ठीक है, तो अगर आपके आसपास बिल्कुल नियर में 120 डेसिबल की वॉल्यूम में कोई चीज चल रही है और काफी ज्यादा आवाज कर रही है काफी टाइम तक, तो आप अपने सुनने की जो क्षमता है वो भी खो सकते हैं। तो इतना ज्यादा ये परेशान कर सकते हैं। तो ये नॉइज पोल्यूशन के बारे में था। क्वेश्चन देख लीजिए, मेन पॉल्यूटेंट ऑफ द इंडियन कोस्टल वाटर, ये आपको वाटर पोल्यूशन पे भी हो जाएगा, इज ऑयल स्पिल, म्युनिसिपल सीवेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस और एरोजोल्स। सो डेफिनेटली अगर मैं बात कर लेती हूँ कि कोस्टल वाटर एरिया में जो पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है, वो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस के कारण ही होता है ना। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। इंडस्ट्रियल चीजें वो डायरेक्ट आपके वाटर पे आती है और फिर वो हार्मफुल हो जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, जो मैंने आपको बताया कि नॉइज पोल्यूशन पे हो सकता है। तो 2 कॉलम्स आपको यहाँ पे दी हुई हैं, आपको मैच करना है। पहला कॉलम एक्टिविटीज को लेके चल रहा है, दूसरा कॉलम जो है वो नॉइस लेवल को लेके चल रहा है। हियरिंग, वेस्परिंग, इंटरफेरेंस विद स्लीप, नॉर्मल टॉक। अब ये कितना कितना डेसिबल लेकर जाएगा, ठीक है। अब देखो, हियर करने के लिए जो इंसान सही तरीके से सुन सकता है, तो हम 0 लेवल पे सॉफ्टेस्ट वॉइस की बात कर रहे थे, राइट, है ना। तो 1 पे हम सुनने लायक करेंगे, तो हियरिंग के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे सेकंड कौन सा है, तो सिर्फ ऑप्शन बी में है ना। विस्परिंग के लिए आपका हो जाएगा 30 dB। इंटरफेरेंस विद स्लीप की बात कर लेते हैं, तो वो आपका हो जाता है क्योंकि स्लीप में इंटरफेयर किया जा रहा है, 30 to 50 dB ये भी जाएगा। और नॉर्मल टॉक अभी हमने देखा वो 60 तक, एक कॉन्वर्सेशन जो है वो 60 dB तक जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इन्वायरमेंट
को हम पीपल कैसे अफेक्ट करते हैं उसका सेकंड बात कर रहे थे। पॉल्यूशन तो एक हो गया, दूसरा है आपका नॉन वेजिटेरियन डाइट जो हमारा हो गया। अब देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो इज अ लॉन्ग वन लाइक दैट ऑफ द हर्बीवोरस एनिमल। जो हर्बीवोरस होता है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो काफी स्ट्रांग होता है और काफी लंबे तक उसको लेकर चलता है, मतलब काफी अच्छा होता है। वाइल जो कार्निवोरस एनिमल्स खाते हैं उनका छोटा होता है और लेस अनफोल्डेड होता है। ठीक है, इससे हमें साफ पता चल रहा है कि जो वेजिटेबल डाइट है वो ह्यूमन के लिए सुटेबल है। स्टिल मेनी ऑफ द पर्सन आर गोइंग फॉर नॉन वेजिटेरियन डाइट, राइट। इवन इवोल्यूशन थ्योरी भी ऐसा कहता है कि ह्यूमंस आर फ्रॉम मंकीज विच आर हर्बीवोरस। कहते हैं ना कि हम ह्यूमन बिल्कुल हम पुराने ह्यूमंस का अगर आप देखें तो उनका जो क्रिएचर था एग्जैक्टली मंकीज जैसा था, और मंकीज के हर्बीवोरस है जो कि प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इन पे डिपेंड थे, ना कि फ्लैशेस पे। बट इंटरेस्टिंगली मोस्ट ऑफ द ह्यूमन पीपल्स रिलाइज ऑन द नॉन वेज डाइट। बट बहुत सारे लोग नॉन वेज डाइट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो चुके हैं ये जानने के बावजूद। एंड दिस रिलायंस ऑन द नॉन वेज डाइट इज एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट। इससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंट में कई सारी चीजें आपकी लॉस होती चली जा रही हैं, बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है हमारे एनवायरमेंट को। थर्ड पॉइंट है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसे हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रही है। सो दो टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ को आसान और कंफर्टेबल तो बनाती है ना, हम काफी इंजॉय भी करते हैं, लेकिन ये एनवायरमेंट पे खतरा भी लेकर आती है। अब ये थ्रेट कैसे हो सकता है, पॉल्यूशन आपको लाके दे सकता है, रेडिएशन हैजार्ड, हद से ज्यादा वाईफाई अगर आपके आसपास है 24 घंटे तो उससे आपके दिमाग पे असर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। आप आर्टिकल्स देख सकते हैं, कई सारे आर्टिकल्स इसके बारे में भी है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, देन रेडिएशन हैजार्ड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये रेडिएशन जिसे मैंने आपको बात किया, मोबाइल फोन, वाईफाई जो हमारे आसपास हमेशा रहता है, उसके कारण बहुत सारा रेडिएशन हमारे आसपास होता है और हमारे हेल्थ में कई सारे चेंजेस आते हैं और डिग्रेड होता चला जाता है। सो हम ये देख सकते हैं बहुत सारे स्मॉल बर्ड्स, इंसेक्ट्स जैसे कि हनी बीज आर नॉट फाउंड अराउंड दीज डेज। आपने देखा होगा जो गांव के एरिया होते हैं जहाँ पर नेट फैसिलिटी कम है, मोबाइल फोन टावर्स बहुत कम है, वहां पर आपको बहुत सारे बर्ड्स मिल रही हैं, इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारी मधुमक्खी का छत्ता है। बट आजकल के टाइम में अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में देखते हैं, शहरी जगह पे देखते हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी ही नहीं। इवन गवर्नमेंट्स आर प्रॉमिसिंग टू गिव फ्री वाईफाई विदाउट रियलाइजिंग इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। मतलब कई सारे गवर्नमेंट्स आपसे वादा करते हैं हम आपको फ्री वाईफाई देंगे, बल्कि वो ये नहीं देख रहे ऑन द अदर हैंड कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स कैसे हमारे इन्वायरमेंट को, पीपल को अफेक्ट कर रहे हैं। इफ यू विश टू नो द हार्श इफेक्ट्स, सिट इन अ लाइब्रेरी एंड कॉन्फ्रेंस रूम विद वाईफाई एनेबल्ड इनसाइड। ठीक है, वहां पर आप जाकर बैठे थोड़ी देर के लिए, कॉन्फ्रेंस और लाइब्रेरी में बिल्कुल बंद है और वहां पे सिर्फ और सिर्फ वाईफाई है। अब देखिए कितना ज्यादा हेडेक आपको होगा, एसिडिटी की इश्यू होगी। आजकल आपने देखा होगा एसिडिटी, गैस्ट्रोलॉजी के पास तो कई सारे पेशेंट्स जाते हैं, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। दिस इज ऑल अबाउट द टेक्नोलॉजी, राइट। डिफॉरेस्टेशन आपका फोर्थ पॉइंट है जो एनवायरमेंट में पीपल के कारण अफेक्ट करता है। डिफॉरेस्टेशन बात करें, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स की बात करें, ये इन द नेम ऑफ एक्सपेंशन एंड अर्बनाइजेशन ड्रास्टिकली इफेक्ट द एनवायरमेंट अराउंड। कई सारे लोग पेड़ कटवा रहे होते हैं, जंगल से हटवा रहे होते हैं पेड़, प्लांट्स हटा रहे होते हैं कि हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉल बनाएंगे, एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट होगा, होटल होगा। ये सारी चीजें मतलब कि हमें अपने देश को बढ़ाना है, बट ये सारी चीजें हमारे एनवायरमेंट को बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं। एंड दिस वी आर एक्सप्लॉइटिंग आवर नेचर एंड एनवायरमेंट बियॉन्ड द सेफ लिमिट्स। हाँ ठीक है, ये सारी चीजें भी जरूरी है, बट प्लांट्स का, ट्रीज का, फॉरेस्ट का अपना खुद का एक इम्पोर्टेंस है, उसको भी रहने दें, उसके साथ आप डेवलप करें, ना कि उसको हटा के डेवलप करें, है ना। सो हैंस वी कैन सी वाइल्ड एनिमल्स गेटिंग इनटू विलेजेस एंड अटैकिंग ह्यूमंस। अब आप उनके रहने की जगह को आप खत्म कर दोगे तो वो तो अब गांव में जाके ही रहेंगे, आप ही को परेशान करेंगे, है ना। डिफॉरेस्टेशन इज डिक्रीजिंग द फॉरेस्ट एरिया एंड एंडेंजरिंग द लिव्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अभी आपने देखा होगा आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, कहाँ पर एक जगह पे जंगल में बहुत ज्यादा आग लग गई थी, कई सारे एनिमल्स मर गए,
काफी सारे जल गए, है ना। तो क्या हो रहा है, ये वाइल्ड एनिमल्स की लाइफ क्या है, खतरे में ही है। हमें उनकी एक भी जाति देखने को नहीं मिलेगी आगे चल के। फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गए हैं, है ना। दे हैव नो प्लेस टू हाइड, कहीं वो उनको रहने की जगह ही नहीं है, कोई प्रॉपर लेक नहीं है जहां पर वो पानी पी सके, है ना। सो इसीलिए जो एनिमल्स है वो मरते चले जा रहे हैं डिहाइड्रेशन के कारण, स्टार्वेशन दैट इज भुखमरी के कारण, एक्सीडेंट्स जैसे कि अभी मैंने बताया आपको। सो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बिटुमिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट? फॉरेस्ट एंड प्लांट्स, केरोसिन ऑयल, क्रूड ऑयल और अंडरग्राउंड माइंस। सो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, सो करेक्ट आंसर इज क्रूड ऑयल। बिटुमिन क्रूड ऑयल से मिलता है। आपको एक बार बिटुमिन के बारे में जान लेते हैं। तो एक तरीके का ये डार्क, स्टिकी एंड हाईली विस्कस ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजों का मिक्सअप होता है, कंपोज मेनली ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो ये इसका कंपोजिशन है। ये आपको जनरली ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन कलर का ही मिलेगा। और नेचर में अगर ये फाउंड होता है तो हम इसको क्रूड बिटुमिन भी कहते हैं, दैट ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। जब हम क्रूड ऑयल को डिस्टिल्ड कर रहे होते हैं, रिफाइनिंग कर रहे होते हैं, सो उस टाइम पे जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो ये रिफाइंड बिटुमिन कहा जाता है। और अगर वो फंडामेंटल बेसिक फॉर्म में मिलता है हमें नेचर में, तो क्रूड बिटुमिन होता है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस बिटुमिन फ्रॉम नॉन पेट्रोलियम बेस्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे शुगर, मोलासेस, स्टार्च, यहाँ पर भी आपको मिल सकते हैं इसके में से भी। मटेरियल्स दैट कंटेन्स बिटुमिन्स आर डिस्क्राइब्ड एज बिटुमिनस, जैसे कि बिटुमिनस कोल होता है, बिटुमिनस रॉक होता है। सो ऑल दोस थिंग्स कम्स अंडर बिटुमिन। देन फिफ्थ पॉइंट है आपका, एक्सेस यूसेज ऑफ कमोडिटीज भी इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा अफेक्ट करते हैं। वी यूज बहुत सारे कमोडिटीज का हम यूज करते हैं ताकि हम अपने फैंटेसी को, मतलब जो हमारी फैंटेसी, हमारे सपने, उसको सच कर सके। वी टेंड टू ओन 100 पेयर्स ऑफ लेदर शूज, पर्सेस, बेल्ट्स। मतलब हम पास, आपने देखा होगा जिस कलर की ड्रेस है उसके कंट्रास्ट में हम पर्स ले लेते हैं, शूज ले लेते हैं, सैंडल्स ले लेते हैं। सब कुछ मैचिंग मैचिंग के चक्कर में हमें बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। एंड ऑल ऑफ देम आर मेड ऑफ स्किन्स एंड हेड्स ऑफ एनिमल्स। वो सारी चीजें किससे बनी है? एनिमल्स को ही तो मारकर उनके स्किन से बनी है। जैसे काउस, बफेलोज, ऑक्स, पिग्स, इन सभी को मारकर उनके स्किन्स को ले लिया जाता है ना, और उससे बनाया जाता है। दिस विद अनलिमिटेड डिजायर ऑफ फॉर कमोडिटीज इज इन फैक्ट काउजिंग अ ग्रेट पेन एंड सफरिंग टू द नॉर्मल एनिमल्स। हमारी डिजायर्स और बाकी जो जानवर है उनको काफी सारा कष्ट देकर हम पूरा कर रहे हैं। बात कर ले तो टाइगर्स, एलिफेंट्स, उनको भी मारा जाता है। उनके हेड्स, नेल्स और टस्क का यूज करके डेकोरेटिव आइटम्स को क्रिएट किया जा रहा है, और हम खुशी खुशी उसको बाय भी करते हैं बहुत सारे मुंह मांगी रकम देकर। ये नहीं सोचते कि उनकी लाइफ्स कैसे खतरे में गए। इसीलिए ह्यूमन की जो लालच है वही हमारे जितने भी एनिमल्स है उसको एक्सटेंड करने का सबसे ज्यादा जिम्मा रखते हैं। देन है आपका सिक्स्थ वन इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। पानी की बात कर लो, हम पानी इतना ज्यादा यूज करते हैं कि मतलब एक टैंक एक पर्सन नहाकर ही खत्म कर दे रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये वाटर के एग्जांपल है। वैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें जो है वो एक लिमिटेड पॉइंट तक ही हमें मिलने वाली है, हम जानते हैं। स्टिल वी आर वेस्टिंग देम, है ना। बहुत सारा पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट हम कर चुके हैं। फ्यूचर नीड कह के कि नहीं, हमें अपने आने वाली जो फ्यूचर जो हमारे हैं उनके लिए हम सेव करके रखेंगे, बट वी आर यूजिंग इट एंड वी कैन से कि हम वेस्ट कर रहे हैं उसको, अननेसेसरली हम यूज कर रहे हैं। फ्यूचर में अगर इफ टेक्नोलॉजी रिवर्ट्स टू हाइड्रोजन फ्यूल्स, दिस पेट्रोलियम स्टोर्ड माइट टू गो वेस्ट, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम तो वेस्ट हो जाएगा अगर टेक्नोलॉजी ने हाइड्रोजन फ्यूल्स को रिवर्ट कर दिया तो, है ना। ऑल्सो अगर बात कर ले नेचुरल मेथड्स की जगह पर हम कोल फॉर पावर जनरेशन यूज करने लगे, है ना। अब ये जो कोल एक बार हमने जो भी निकाल लिया है ना, कैविटीज ऑफ द अर्थ से, फिर वापस से तो हम उसको नहीं डाल सकते, है ना। एक बार जो निकल गया सो निकल गया, वेस्ट ही हो जाएगा वो। अब ये क्या हुआ यहाँ पर, जब फ्लड हुआ, अर्थक्वेक के टाइम पे, ये सारी चीजें आपको खतरा भी कर सकती है ना। So also we have been wasting many resources including soil and water.
अब क्वेश्चन देख लो, एक असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन इस पे बहुत पूछा था, एरोजोल्स पे पूछा हुआ है। असर्शन कहता है एरोजोल्स हैव पोटेंशियल फॉर मॉडिफाइंग क्लाइमेट। ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है एरोजोल के पास ऐसी पोटेंशियल ताकत होती है कि वो क्लाइमेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर सकती है, रीजन यहाँ पे क्या सही दिया हुआ है, तो एरोजोल्स इंटरेक्ट विद बोथ शॉर्ट वेव्स एंड रेडिएशन। अब ऐसा इसलिए वो कर सकती है, क्लाइमेट को मॉडिफाई इसलिए कर सकती है क्योंकि ये शॉर्ट वेव्स हो, रेडिएशन हो, इन सभी दोनों के साथ ही इंटरेक्ट करती है। तो आपको क्या लगता है, क्या दोनों चीजें सही हैं? रीजन तो सही लग रहा है, बट यहाँ पर असर्शन भी सही है, बिल्कुल सही है। क्लाइमेट चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, क्योंकि जब वो दोनों, क्योंकि वेव और रेडिएशन ही क्लाइमेट में बहुत बड़े चेंजेस लाते हैं। इफ इट इंटरेक्ट विद दीज देन ऑटोमेटिकली क्लाइमेट को मॉडिफाई किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि एरोजोल पे क्वेश्चन थोड़ा जान लीजिए, और एरोजोल होते क्या है, एयर से ही बना हुआ है। सो एक तरीके का फाइन सॉलिड पार्टिकल्स, या फिर आप लिक्विड ड्रॉपलेट भी कह सकते हैं, एयर के अंदर, ठीक है, या फिर कोई गैसेस के अंदर, हो गया आपका एरोजोल्स। एरोजोल्स जो है वो नेचुरल भी होते हैं एंड एंथ्रोपोजेनिक भी होते हैं, ठीक है। नेचुरल की बात करें तो फॉग हो गया, डस्ट हो गया, फॉरेस्ट एक्सोडेट्स हो गए, गीजर स्टीम हो गया, ये सारे के सारे नेचुरल है, बाय नेचर आपको मिलते हैं। एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो मैन मेड हो, हेज, पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स, स्मोक, ये मैन मेड हुए, ठीक है। आगे ये कुछ एक तरीके से NAAQS बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये एयर की क्वालिटी को चेक करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया। तो यूएस क्लीन एयर एक्ट जो कि 1990 में बना था, तो उसी के अंदर NAAQS स्टैंडर्ड जो है सेट कर रहे हैं मैक्सिमम एम्बिएंट कॉन्सेंट्रेशन लिमिट्स फॉर 6 क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स, जिसके अंदर कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स है, ओजोन दैट इज O3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज NO2, लेड दैट इज PB, पार्टिकुलेट मैटर बिलो 10 माइक्रोएम, PM10 भी कह सकते हैं आप, और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें एयर क्वालिटी के अंदर चेक की जाती है कि दे आर प्रेजेंट और नॉट। देन आगे बात कर लेते हैं पीपल एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन की। सो इट डील्स विद द पीपल एंड एनवायरमेंट। जो हमारी पॉपुलेशन है इज अ नियर परमानेंट ग्रुप, एक तरीके का ग्रुप है परमानेंट, वो हमेशा रहेगी। लोग आते हैं, जा रहे हैं तो आ भी रहे हैं, तो एक तरीके से एक परमानेंट ग्रुप बना हुआ है ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज फाउंड इन अ स्पेस और ज्योग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। तो वो सारी चीजें एक स्पीशीज लेकर आ रही हैं, और डेफिनेटली कुछ स्पेस ले रही है, अपना एक ज्योग्राफिकल एरिया ले रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट में। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं। तो जो मेन फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को, क्योंकि पॉपुलेशन अफेक्ट हुआ तो इन्वायरमेंट अफेक्ट होगा। तो एक हो गया नेटेलिटी, दैट इज कितने जन्म ले रहे हैं, एक महीने में कितने लोग जन्मे, या फिर एक दिन में कितने जन्मे। मोर्टेलिटी रेट दैट इज डेथ रेट, एक दिन में कितने लोग मरे, है ना। पॉपुलेशन डिस्पर्सल, एक जगह से दूसरी जगह कितने लोग गए, जिसको इमिग्रेशन या माइग्रेशन कह सकते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन, अब कितने बच्चे प्री रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव है ना। एज के हिसाब से भी देख सकते हैं कितने बच्चे हैं, कितने टीनेजर्स है, कितने कह सकते हैं ओल्ड हैं। देन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कितनी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, मेल टू फीमेल रेशियो। कैरिंग रिसोर्सिंग, मेनली फूड, वाटर, स्पेस, ये सारी चीजें कितने लोग कितना लेकर चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें लिमिटेड रिसोर्सेज जो कि हमारी लाइफ को एक तरीके से सपोर्ट करती हैं। तो ये सारी चीजें पॉपुलेशन को अफेक्ट करेंगी। अब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। असर्शन वाला क्वेश्चन एक पूछा गया है, रीजन असर्शन वाला। तो असर्शन कहता है इन द वर्ल्ड एज अ होल, हम पूरी दुनिया की बात करें, द एनवायरमेंट हैज डिग्रेडेड ड्यूरिंग पास्ट सेवरल डेकेड्स। तो एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन देखने को मिली है अगर हम पिछले 10 साल से बात करें, शतकों से बात करें, है ना। सो ये तो असर्शन हो गया। रीजन क्या हो सकता है, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज बिन ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली। अब एक बात बताओ, जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रही है, तो ये रीजन कैसे बन गया कि हमारा जो एनवायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है ना। एजर्शन बिल्कुल सही है, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। न्यूज आते हैं इसको लेकर, कई सारी चीजें आप खुद भी देखते हो। पहले ब्रीदिंग इश्यू किसी को नहीं थी, बट अभी हर एक पर्सन को ब्रीदिंग इश्यू है ना, है कि नहीं। तो वो तो अपने हम देख रहे हैं, एजर्शन बिल्कुल सही है, बट इट इज बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ।
नो, नॉट पॉसिबल। सो इसलिए करेक्ट क्या हो जाएगा, असर्शन करेक्ट है बट जो रीजन है वो करेक्ट नहीं है, वो कुछ और चीज के लिए। पॉपुलेशन भी ग्रो हो रही है बट पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उसका ये मेन रीजन नहीं है ना। तो दोनों चीजें करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन जिस असर्शन के लिए यूज किया गया वो करेक्ट नहीं है। तो यहां पर आपने देखा कि हमने इतने सारी चीजें कंप्लीट की। क्या क्या चीजें हमने कंप्लीट की एक बार उसको हम गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या कंसेप्ट हमने कर लिया, तो स्टार्टिंग से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ सारी चीजें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 to 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मार्क्स वेटेज आपका 10 to 14 हो जाता है। हमने इन्वायरमेंट को देख लिया, इन्वायरमेंट इन्विरोनिया वर्ड से बन के आया जिसको हम कहते हैं टू सराउंड, विच इज अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 टाइप्स में रफली इन्वायरमेंट को डिवाइड किया गया, माइक्रो, मैक्रो एंड बायोटिक एंड अबायोटिक इन्वायरमेंट। ये चारों चीजें देख ली है आपने। यहाँ पर जो एयर के अंदर की कौन कौन सी गैसेस का क्या कंपोजिशन है वो आपने देख लिया। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है तो सबसे कम मीथेन है। सेगमेंट्स एनवायरनमेंट के आप देख सकते हैं, एटमोस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर हो गया। एटमोस्फेयर के अंदर ये 5 लेयर्स होती है, इनको हमने देख लिया यहाँ पर 1 by 1, राइट। और जहां पर कोई भी लेयर खत्म होता है हम उसको पाउस कह देते हैं। जैसे आइनोस आपका यहाँ पर कह सकते हैं थर्मोस्फेयर, थर्मोपाउस पे वो स्फेयर खत्म हो चुका है। देन बारी आ जाता है हाइड्रोस्फेयर की, जो कि वाटर से स्फेयर बना होता है, जो 70% हमारे अर्थ में है। लिथोस्फेयर आ गया, लैंड ऑफ कह सकते हैं स्फेयर ऑफ लैंड, है ना, इस पे क्वेश्चन कर लिया। बायोस्फेयर जहां पर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। देन बायोगैस पे हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट कैसे हम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम अपनी तरफ से करें कि हमारा एनवायरनमेंट बेहतर हो सके, है ना। तो वो सारे पॉइंट्स हमने देखे यहाँ पर। अब एनवायरनमेंट पीपल के द्वारा कैसे अफेक्ट हो रहा है, तभी तो हमें कंजर्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो हमारे कारण पॉल्यूशन हो रहा है, हमारी जो डाइट है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट की तरफ ज्यादा इंटरेक्ट होती है। टेक्नोलॉजी पे हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो चुके हैं। हम डेवलपमेंट के नाम पर डिफॉरेस्टेशन को लेकर चलते हैं। हम एक्सेस यूज करते हैं कमोडिटीज का, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हम करते हैं, वाटर, पावर, पेट्रोलियम। सो ऑल दीज थिंग्स जो हैं हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे। दिस इज डन बाय अस, है ना। तो हमने यहाँ पर देख लिया पॉल्यूटेंट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, एग्जाम्पल्स के साथ समझा। देन नॉइस पोल्यूशन पे भी हमने किया कि नॉइस पोल्यूशन को हम किससे मेजर करते हैं, तो डेसिबल्स से करते हैं, ठीक है। उस पे क्वेश्चन में हमने किया एक। फिर नॉन वेजिटेरियन कैसे अफेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी कैसे अफेक्ट कर एनवायरनमेंट को, डिफॉरेस्टेशन कैसे कर रहा है ना। बिटुमेन क्या होता है, तो क्रूड ऑयल से बनता है। अगर बाय नेचर आपको मिल रहा है तो हम क्रूड बिटुमेन कहेंगे, और अदरवाइज अगर हमें वो डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल के बाद में मिलता है तो हम उसको कहते हैं रिफाइंड बिटुमेन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। एक्सेस यूज ऑफ कमोडिटी हम कर रहे हैं तो कैसे कैसे हमें लॉस हो रहा है ना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। देन असर्शन पे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो अच्छा है। एरोजोल्स पे था, तो एरोजोल्स मैंने आपको बता दिया होता क्या है, इसके 2 टाइप्स भी होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी बताए हैं। नेचुरल एरोजोल, एंथ्रोपोजेनिक जो होता है उसको भी मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम्पल से आप क्या होता है सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो कोशिश क्या करो, कोई भी डेफिनेशन पढ़ते हो ना, एग्जाम्पल जरूर लेके चला करो। एग्जाम्पल से जो चीज नहीं भी समझ में आएगी आपको आराम से समझ में आएगी, और लॉन्ग टर्म तक आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NAQs का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है ना। कौन कौन से एयर क्वालिटी के अंदर क्या क्या गैसेस होने चाहिए वो यहाँ पर देखने की बात है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। पीपल एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन में पॉपुलेशन जो है उसको क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है, तो नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, पॉपुलेशन डिस्पर्सल, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसी है, और किन चीजों पे जो हम डिपेंड जिस पे करें, जैसे फूड, वाटर, स्पेस, तो चाहिए ही चाहिए हमें अपने लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें पॉपुलेशन को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया असर्शन वाले क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे कर लिया है ना। तो आपने देख लिया यहाँ पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ज्यादा वो तो आपको मॉडरेट देखने को मिल रहा है। बट यस, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो डिफिकल्ट भी आपको लग सकता है। तो थोड़ा सा जो आपको सिलेबस में दिया है उसके हिसाब से पढ़े। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत सारी चीजें कवर कराई है, वो कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप खुद फॉर्म करके आप अपने आप बनाकर भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए यूजफुल टिप्स रहेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।